आज के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित श्रीमान लल्लन सिंह जी, भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी और पंचायती राज के मंत्री महोदय, श्री मुरलीधर महल जी, मेरे साथी मंत्री और राज्य कक्षा के नागरिक उड्डयन मंत्री श्रीमती अलका उपाध्याय जी, सचिव पशुपालन और डेयरी विभाग श्री आशीष कुमार भूटानी जी, सचिव सहकारिता विभाग डॉक्टर अभिलक्ष लिखी जी, सचिव मत्स्य पालन विभाग और डॉक्टर मिनेश शाह, एनडीडीबी के अध्यक्ष महोदय, और आज पूसा के इस सभागार में आए हुए सभी सहकारिता और डेयरी से जुड़े हुए प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करता हूं। मोदी जी की तीसरी टर्म में, एनडीए सरकार की तीसरी टर्म में सहकारिता के मंत्रालय की 100 दिन का आज महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज एक प्रकार से सहकारिता मंत्रालय ने जो 10 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव इस 100 दिन में लिए हैं, उसमें से 3 इनिशिएटिव को आज एक ही मंच से लॉन्च किया जाता है। लगभग 3 साल पहले सालों से प्रतीक्षित एक मांग थी कि देश के 15 से अधिक क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की गतिविधियों से जुड़े सहकारिता आंदोलन को एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ, सम विकास की दृष्टि के साथ देश भर में हर गांव तक पहुंचाने के लिए, विकसित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होना चाहिए। लगभग 70 साल से मांग सत्ता के गलियारों में इधर उधर घूमती रही। अंततोगत्वा नरेंद्र मोदी जी ने सहकारिता मंत्रालय की स्वतंत्र स्थापना का निर्णय किया। ये हम सब के लिए बहुत सौभाग्यशाली है और मेरे लिए ज्यादा सौभाग्य का विषय है, क्योंकि देश का प्रथम सहकारिता मंत्री बनने का सम्मान मुझे मोदी जी ने दिया है। मित्रों, सहकारिता वह शक्ति है जो व्यक्ति की शक्तियों को सामूहिक रूप से लाकर समाज की शक्ति के रूप में परिवर्तित करती है। ईश्वर ने हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की शक्तियां दी, मगर कोई एक व्यक्ति सब कुछ नहीं कर सकता है। सहकारिता का मंत्र ही ये है कि सब साथ में आए, सबकी अच्छाइयां एकत्रित हो और सबकी अच्छाइयां एकत्रित होते ही सबकी कमियां कहीं दिखाई न पड़े और इस सब अच्छाइयों का जो योग है वो राष्ट्र के विकास में आगे बढ़े। और इस सहकारिता का मंत्र कई जगह पर चमत्कारिक परिणाम दिखाया है, परंतु बहुत लंबे समय में चलते हमारे देश में सहकारिता आंदोलन एक प्रकार से अप्रासंगिक बनता जा रहा था। स्वाभाविक रूप से 70 साल में देश में बहुत सारा परिवर्तन हुआ। देश के एडमिनिस्ट्रेटिव खाके पे परिवर्तन हुआ, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई, अर्थतंत्र के, इकोनॉमी के आयाम बदले गए और अर्थतंत्र के चलन में भी ड्रास्टिक बदलाव आया, बहुत भरपूर बदलाव आया। ये सब के साथ सहकारिता आंदोलन के मूल तत्व को संभालकर सहकारिता में जो परिवर्तन करने की जरूरत थी वो समय अनुकूल परिवर्तन नहीं किए गए। इसके कारण कुछ राज्यों में सहकारिता
एकदम से सफल हुई, कुछ राज्यों में सरकार की दया पर निर्भर हो गई और कुछ राज्यों से लुप्त ही हो गई। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया तब उसका उद्देश्य था कि समग्र देश के हर जिले, हर गांव के अंदर सहकारिता फिर से पुनर्जीवित हो, सहकारिता के कानून, सहकारिता की कार्यप्रणालियां और सहकारिता की संस्कृति तीनों को समय अनुकूल बनाकर नए सांचे में ढाला जाए और इसके उपयोग से 140 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर रोजगारी का एक ऐसी नई शुरुआत की जाए कि जिसके आधार पर न केवल देश संपन्न बने, हर एक व्यक्ति स्वाभिमान के साथ अपना जीवन यापन कर पाए। और इस उद्देश्यों के लेकर 3 साल में काम हुआ। 3 साल में लगभग अब तक 60 नए इनिशिएटिव लिए गए हैं और मैं मानता हूं कि इस 100 दिन में हमने जो 10 इनिशिएटिव लिए हैं वो 10 इनिशिएटिव सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसमें से 3 आज इसी मंच से अभी एक प्रकार से सार्वजनिक किए हैं। 2 लाख प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स, ये तीनों का संयुक्त एक उपबंध बनाकर हमने देश भर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया है। तो 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। और ये होते ही समग्र देश सहकारिता की रीच से तृप्त हो जाएगा। ये होते ही तहसील और जिले की संस्थाएं बनेगी और राज्य की संस्थाओं को भी एक नई ताकत और गति मिलेगी। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एक जमाने में जो पैक्स बने थे बंद हो गए, अब नए पैक्स जो रजिस्टर्ड होंगे वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमने पैक्स के साथ 25 प्रकार के अलग अलग कामों को जोड़कर इसको वायबल बनाया है। पैक्स पहले कृषि धिराण, शॉर्ट टर्म लोन कृषि के लिए देने का काम करते थे। अब हमने इसके साथ डेयरी जोड़ी है, मत्स्य की जोड़ी है, इसके साथ गोडाउन का भी जुड़ाव किया है, सस्ते अनाज की दुकान, सस्ती दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी का गैस का सिलेंडर, पानी के वितरण की व्यवस्था है, ढेर सारी चीजों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है। इससे ये 2 लाख पैक्स बनकर हर पंचायत में जो पैक्स बनेंगे, न केवल पैक्स हमारे त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे को मजबूती देने का काम करेंगे। क्योंकि जब पैक्स मजबूत होता है, पैक्स की संख्या बढ़ती है, तो अपने आप जिला बैंक मजबूत होती है। जिला बैंक अगर मजबूत होती है तो अपने आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होती है। और ये जो आज श्वेत क्रांति 2 इसका एसओपी का विमोचन किया गया है। मैं लल्लन सिंह जी को बड़े हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब एक कैबिनेट नोट बन रही थी तब सहकारिता मंत्रालय और लल्लन सिंह जी का मंत्रालय दोनों ने साथ में बैठकर इस पर विचार किया था। इतनी बारीकी से शायद ही श्वेत क्रांति के लिए कभी विचार किया गया होगा। जो लक्ष्य तय किए हैं वो सारे लक्ष्य की परिपूर्ति होते ही श्वेत क्रांति 2.0 बहुआयामी इसके उद्देश्य देश को परिचय मिलेगा। उसके पहले इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये श्वेत क्रांति अभियान 2 जो है वो सबसे पहला काम करेगा महिला स्वावलंबन का, महिला सशक्तिकरण का। हम सब जानते हैं कि दूध के उत्पादन के साथ और विशेषकर कोऑपरेटिव दूध के उत्पादन के साथ
डेयरी के साथ माताएं बहनें जुड़ी हैं और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना, ये कोई और कार्यक्रम नहीं कर सकता जितना अच्छे से हमारी डेयरी कर सकती है। और उसके कई राज्यों में उदाहरण जीवित है। आज मैं गुजरात की बात करना चाहता हूं। 36 लाख बहनें 60,000 करोड़ का व्यापार करती है और वो बहन का सिर्फ 100 रुपया शेयर मूडी है। 60,000 करोड़ का व्यापार। और खाद्य क्षेत्र में सबसे विश्वसनीय ब्रांड अगर कोई आज बना है पूरे विश्व में तो अमूल बना है। जिस तरह से श्वेत क्रांति 2 महिला सशक्तिकरण करेगा, उसी तरह से श्वेत क्रांति 2 हमारे कुपोषण के खिलाफ जंग को भी ताकत देगा। जब दूध की उपलब्धता बढ़ेगी तो सब उसका सबसे बड़ा फायदा गरीब बच्चे को होता है, कुपोषित बच्चे को होता है। और उसका उदाहरण मैं गुजरात का जानता हूं। मेरे गांव में जब डेयरी आई उसके पहले जो कुपोषण था और डेयरी आने के 10 साल के बाद जो कुपोषण था, वे दोनों के बीच में बड़ा अंतर आया है। क्योंकि कोई भी मां पशु पालती है और दूध उत्पन्न करती है तो वो डेयरी में भरने से पहले अपने बच्चे को एक गिलास जरूर पिला देगी। ये मां का स्वभाव है। अगर घर में गाय ही नहीं है, भैंस ही नहीं है, तो आज उसकी ताकत नहीं है खरीद कर बच्चे को पिला पाए। मगर घर में पशुपालन हो रहा है, डेयरी के साथ वो मां जुड़ गई है, तो वो अपने बच्चे या बच्ची को निश्चित रूप से पहले कुपोषण से मुक्त कराएगी। कोई सरकार ये काम नहीं कर सकती भाई। सरकारें कितने भी साल प्रयास करे, जब तक मां बच्चे को और बच्ची को कुपोषण से बाहर न निकाले वो नहीं निकल सकते। ये काम भी श्वेत क्रांति 2 करेगा। तीसरा काम रोजगारी का। पाश्चात्य जगत के जो सारे एनजीओ हमारी माताओं बहनों को कहते हैं कि वो बहुत सारा बेरोजगारी है, मैं इससे सहमत नहीं हूं। हमारे यहाँ घर में खाना पकाने का काम, बच्चों को बड़ा करने का काम, कृषि के इतर काम, ढेर सारा काम माताएं बहनें करती रहती हैं। परंतु फिर भी फॉर्मल तरीके से रोजगारी का सवाल आता है। जब पाश्चात्य दृष्टि से उनकी रोजगारी की गिनती होती है तो हमारी ग्रामीण क्षेत्र की माताएं बहनें आज पीछे हैं। इस सारी माताओं बहनों को रोजगारी देने का काम अगर कोई करेगा तो श्वेत क्रांति 2 करेगा। क्योंकि डेयरी से जो चेक आएगा वो मां के नाम पर आएगा, बहन के नाम पर आएगा, और पति ने 1,000 रुपया उधार जब मांगना पड़ेगा उसके मन में भी बड़ा आनंद आ जाएगा। और मैंने दृश्य देखे, मेरे हाथ से 50-50 लाख के 1-1 करोड़ रुपए के दूध के रेट के डिफरेंस के चेक मैंने खुद वितरण किए और वो माता के नाम पर होते, बहन के नाम पर। तो एक प्रकार से रोजगारी का भी काम एक करेगा। तीसरा, चौथा, नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अभियान उठाया है प्राकृतिक खेती का। और प्राकृतिक खेती के लिए अगर जितना पशुपालन का व्यवसाय पुख्ता होगा, प्राकृतिक खेती इतनी मजबूत होगी। क्योंकि हम सब जानते हैं पशुओं के गोबर से ही प्राकृतिक खेती सफल और सबल होती है। और प्राकृतिक खेती का जो बढ़ोतरी हो रहा है वो पशुपालन के व्यवसाय से ज्यादा मजबूत होगा। और पांचवा, कृषि योग्य भूमि की उर्वरकता बढ़ाने का काम भी यही पशुपालन के काम से बढ़ेगी। तो ये 5 उद्देश्यों को एक साथ समाहित करते हुए श्वेत क्रांति 2 यहां पर आज लॉन्च किया गया है। मैंने उनका पूरा प्रेजेंटेशन देखा है। कई लोग आशंका करते हैं कि इतना बजटरी सपोर्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। मैं पशुपालन विभाग को पूर्णतः आश्वस्त करना चाहता हूं, ये सरकार का मोस्ट प्रायोरिटी क्षेत्र है और पूरा बजटरी सपोर्ट मिलेगा। इसमें आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि
एक साथ इतने सारे उद्देश्यों को सिद्ध करने वाला जो कार्यक्रम है वो सरकार की प्रायोरिटी में ऑटोमेटिक होता है। अब तीसरा इनिशिएटिव लिया गया है सहकारिता में सहकार। भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट के बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर ये योजना को लेकर जाते हैं। आज से 7 महीने पहले सहकारिता विभाग के अधिकारियों को मैंने काम दिया था, जिसमें गुजरात स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और गुजरात राज्य का सहकारिता विभाग भी जुड़ा था, कि 2 जिलों को मॉडल बनाकर हम सहकारिता क्षेत्र की सभी संस्थाओं के बैंक अकाउंट सहकारिता बैंक में खोल दें। सहकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोगों का और गतिविधियों का बैंक अकाउंट सहकारी बैंकों को और सहकारी संस्थाओं में खोल दे तो क्या होता है, इसका एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। इसके साथ हमारे जो प्राथमिक सहकारी समिति के साथ, दुग्ध उत्पादक समिति के साथ जो माताएं बहनें जुड़ी हैं, उनको एक डेबिट कार्ड दे देना, एक क्रेडिट कार्ड दे देना, जिससे इनका एम्पावरमेंट बढ़े, साहूकारों की जरूरियत से वो मुक्त हो जाए। और इसका एक्सपेरिमेंट हमने किया और इसके बहुत अच्छे नतीजे हमें मिले हैं। मैं आज बताना चाहता हूं कि पंचमहाल और बनासकांठा 2 जिलों में हमने अभियान शुरू किया और इसके तहत अब तक 4 लाख से ज्यादा बैंक अकाउंट कोऑपरेटिव बैंक में नए खोलने का काम किया है। और सिर्फ 2 जिले में 550 करोड़ रुपए की अधिक राशि जमा हुई है और 1732 माइक्रो एटीएम खुले हैं और 20,000 नए क्रेडिट कार्ड देने का काम हुआ है और लगभग 24 लाख डिजिटल ट्रांजैक्शन इन नए क्रेडिट कार्ड से हुए। आप कल्पना कर सकते हैं, 24 लाख ट्रांजैक्शन हमारी प्राथमिक कोऑपरेटिव की माताओं बहनों ने किया है। और फिर हमने राज्यव्यापी किया तो लगभग पूरे राज्य में अब तक, अभी संपूर्ण नहीं हुआ है, अब तक 9 लाख से अधिक अकाउंट खुले हैं और करीब 4,000 करोड़ का डिपॉजिट कोऑपरेटिव बैंकों में बढ़ा है और टोटल अब तक 2600 माइक्रो एटीएम बांट दिया गया। अब हम इसको राष्ट्रीय स्तर पर ले जाते हैं। हमने सुगमता के लिए यह भी तय किया है कि इसको राज्य को यूनिट नहीं बनाएंगे, जिले को यूनिट बनाएंगे। जिस जिले में सहकारिता का व्याप अच्छा है वो जिलों को पहले उठाकर सहकारिता में सहकार कंसेप्ट को लॉन्च करेंगे। और हमारे पास ये मैपिंग बहुत अच्छा है। कई पत्रकार मित्र मुझे पूछते हैं कि भाई 2 लाख समिति आपको बनानी है, ढूंढते ही 5 साल हो जाएंगे। मैं उनको कहता हूं मेरी ऑफिस में चले आइए। लल्लन सिंह जी यहाँ बैठे हैं, बिहार से हैं, तो बिहार का कोई जिला आप अंदर उंगली रख दीजिए, पहले भारत के नक्शे पर बिहार पर उंगली रख दीजिए तो पूरा बिहार आ जाएगा। बिहार के नक्शे पर एक जिले का उंगली रख दीजिए, पूरा जिला आ जाएगा। एक तहसील पर उंगली रखिए तो तहसील आ जाएगी। उसमें एक गांव पर उंगली रखिए या टाइप करिए तो गांव में कितनी कोऑपरेटिव है वो आ जाएगा, नहीं है तो वैक्यूम आ जाएगा। तो आज सहकारिता मंत्रालय के पास समग्र देश की हर पंचायत का डेटाबेस, हर तहसील का डेटाबेस है, हर जिले का डेटाबेस है और हर राज्य का डेटाबेस है, अंततोगत्वा पूरे राष्ट्र का डेटाबेस है। सहकारिता समिति कितनी है वो ही नहीं, किस प्रकार की है, उसका ऑडिट वर्क कैसा है और उसका टर्नओवर कैसा है, वो सब आज कोऑपरेटिव डेटाबेस में उपस्थित है। और ये कोऑपरेटिव डेटाबेस को हमने राज्य सहकारी रजिस्ट्रार और जिला के सहकारी रजिस्ट्रार और हर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक की ब्रांच में उपलब्ध करा दिया है। तो जो एक्सपांशन करना है वो हेफाजात नहीं होगा। एक डेयरी बनानी है, गांव में एक डेयरी है तो उसके साथ दूसरी खोलकर वहां स्पर्धा नहीं करेंगे। जो गांव खाली है वहां पर स्पेसिफिक
नई डेयरी एनडीडीबी खोलने के लिए प्रयास करेगी। इस प्रकार का एक वैज्ञानिक आयोजन हमने किया है और इसके लिए सभी प्रकार की एजेंसियां एक साथ मिलकर काम कर रही है। मुझे तो लगता था कि शायद इसको मैं शुरू ही कर पाऊंगा, मगर मुझे लगता है कि समाप्त भी मेरे समय में ही हो जाएगा, ऐसा मुझे भरोसा है। बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला है और उत्साहवर्धक ये प्रतिसाद बहुत तेजी से हमारे ग्रामीण विकास, हमारे कृषि विकास और हमारे मत्स्य पालन और पशुपालन क्षेत्र में हमारे विकास को नए स्पीड के साथ आगे बढ़ा रहा है। मित्रों, आज मैं यहाँ हूँ तब मैं श्वेत क्रांति 2.0 के लिए भी कहना चाहता हूँ कि भारत विश्व के डेयरी सेक्टर में एक सितारा बनकर उभर रहा है। आज 10 साल में पीछे मुड़कर देखते हैं तो भारत दुनिया का सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बन चुका है। वो हम सब के लिए गौरव की बात है। पशु चारा, बीज, कृत्रिम गर्भधान, गोबर से आर्थिक स्थिति सुधारना और पशुओं के स्वास्थ्य, इस सभी क्षेत्रों के अंदर हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। 2070 में 40 किलोग्राम प्रति व्यक्ति हमारा दूध का उत्पादन था, आज 167 किलोग्राम प्रति व्यक्ति तक हम पहुंचे हैं और विश्व का जो मानांक है वो 117 है। विश्व का मानांक 117 है, हमारी उपलब्धता 167 है। वैश्विक मानांक को भारत पार कर गया है और इसको भी और मजबूत कर डेयरी अब विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करेगी। हम हमारी प्रोडक्ट को विश्व के बाजार में एक्सपोर्ट भी करेंगे और इसके लिए टेस्टिंग उपकरण, बल्क मिल्क कूलर, मिल्क कलेक्शन और डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए 38 उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए भी भारत सरकार ने एक वैज्ञानिक आयोजन किया है, जो आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी हम सबके सामने रखेंगे। डेयरी से जुड़ी कोई भी मशीनरी अब हमें नीदरलैंड से या जापान से लाने की जरूरत नहीं है, इसका 100% उत्पादन भारत में है। एक प्रकार से एक क्षेत्र में हम संपूर्ण आत्मनिर्भर होने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़े हैं। मित्रों, आज सहकारिता मंत्रालय के 100 दिन के 10 इनिशिएटिव में से 3 इनिशिएटिव आपके सामने साझा करने थे। आप इतनी बड़ी संख्या में देश भर से आए हैं। कई राष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष भी मेरे सामने बैठे हैं, कई जिला बैंकों के अध्यक्ष बैठे हैं। मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं, आभार भी करता हूं और ये तीनों अभियानों को सफल बनाने के लिए आपका सहयोग मिलेगा ऐसी अपेक्षा भी करता हूं। वंदे मातरम। भारत माता की जय।